सभी को राम राम जी और सभी को मेरी तरफ से सनातन धर्म की जय। मेरे साथ आज जम्मू ईस्ट के कैंडिडेट जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी, वो आज बातचीत करेंगे। मेरे हाथ में ना उनका एक एजेंडा भी है, जिन कोर इश्यूज़ पे वो जो हैं पब्लिक में जा रहे हैं और उनसे वोट मांग रहे हैं। जम्मू ईस्ट की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां पर पहले हम बात करें तो जो एमएलए जीते हुए रह चुके हैं वो राजेश गुप्ता जी रह चुके हैं, जो आज इस दुनिया में नहीं है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इस समय जो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट हैं वो है युद्धवीर सेठी जी, और पीपल्स डेमोक्रेटिक के पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी हैं, जो आज हमारे साथ बात करेंगे। कांग्रेस से योगेश साहनी जी हैं और कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी खड़े हुए हैं। अब जम्मू ईस्ट के क्या कोर इश्यूज़ हैं, मैं चाहूँगा कि जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं और ख़ास करके जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से जो जुड़े हुए हैं, वो अपनी राय इस वीडियो में लिख सकते हैं, ताकि आने वाले जो भी एमएलए चुन के आए उनको कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से पता हो कि उन्होंने काम क्या करना है। आदित्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदित्य जी, एजेंडा में आपका पढ़ रहा था और पहली बात आपने लिखी है कि दरबार मूव को रिस्टोर करना है, हिस्टोरिकल टेम्पल्स आपकी मेन प्रायोरिटी रहेगी, उन्हें टूरिज़्म हब बनाया जाए। गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में आपने लिखा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, और आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है ओल्ड सिटी को हेरिटेज, डोगरा हेरिटेज बनाने का, क्योंकि इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुबारक मंडी है जो हमारी पहचान है और आज उसकी एक एक ईंट जो है गिरती जा रही है। तो ये अच्छा है कि आपके इस एजेंडा में ये पॉइंट इंक्लूड था, अगर नहीं होता तो मैं इसके ऊपर जिक्र करता। आप जितने भी लोगों से मिल रहे हैं, क्या बातचीत रह रही है और लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं जो आपसे वो शेयर भी कर रहे हैं? पहले तो आशीष जी, थैंक यू फॉर टेकिंग दिस इंटरव्यू। देखिए, मैं इस इलेक्शन में आया हूँ एक एजेंडा लेके। मैं लोगों तक जा रहा हूँ ये कहकर कि आपने जिस बार जब वोट करना है तो वोट को आपने अपने लिए करना। आप वोट के अकाउंटेबिलिटी सेट कर सकते हैं। तो डेमोक्रेसी की एसेंस यही होती है कि आपका जो वोट है वो सरकार को और सरकार में बैठे हुए नुमाइंदों को और आपके नुमाइंदे को, चाहे वो सरकार में ना भी हो, उसको अकाउंटेबल होल्ड करता है। आप आते हैं जब वोट मांगने, तो वोट आप मांगते हैं उन एजेंडों के ऊपर जो लोगों के बारे में होते हैं। जब मैंने दरबार मूव के बारे में लिखा है, उसकी एक वजह यह है कि काफ़ी हिस्सा जो जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी का पुराना शहर सारा का सारा उसकी 6 महीने इकॉनमी दरबार मूव पे डिपेंडेंट थी। लेकिन उस वक्त 3-4 फैक्टर्स थे। उस वक्त पे ट्रेन जम्मू तक ही आती थी, तो कटरा भी जिसने टूरिस्ट ने जाना होता था वो भी कंट्रीब्यूट करता था इसमें। दरबार मूव भी होता था 6 महीने। जो कश्मीर से अफसर यहाँ आते थे, यहाँ मुलाजिम आते थे, वो आप अपना राशन भी यहीं से खरीदते थे, इन्हीं लोकल वेंडर से। किसी को होटल के अंदर अकोमोडेशन वहीं से यूज़ होती थी। तो वो इकॉनमी जब ये दरबार मूव बंद हुआ, साथ में ये ग्रोथ भी हुई। जब ट्रेन जाती है कटरा तक या कश्मीर तक जाती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है, वो ज़रूरत है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जम्मू डूब जाए, क्योंकि हमारे लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे बाज़ार, ना बाज़ार, रेजेंसी रोड, ऊपर लिंक रोड, नीचे तालाब खड़ी का, गुज्जर नगर, जिवल चौक तक, बस स्टैंड तक का सारा इलाका जो है वो सफ़र कर गया उससे। दरबार मूव को वापस लाने से क्या होगा, लोगों के पास पैसा आएगा और सर्कल, जिसको कहते हैं ना, सर्कल में आएगा पैसा। तो मार्केट में सर्कल में पैसा होगा, हर चीज़ चलेगी। मैंने स्कूल्स को अपग्रेड करने की बात की। देखो, मेरा मानना है कि अगर जम्मू यूनिवर्सिटी, जम्मू प्रांत में सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी उसको कम्पीट नहीं कर पाई, वो इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि सरकार की नीयत है उसमें कि उसको नंबर 1 रखना है। सरकार की प्राथमिकता सरकारी स्कूल में क्यों गायब हो जाती है? एज एन एमएलए मैं सेट करना चाहता हूँ फॉर्मेट कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जितने प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल होंगे, कोई प्राइवेट स्कूल उनकी टक्कर का नहीं होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में। कि आप बच्चे को, अगर सरकारी स्कूल में बच्चा कौन आता है, वो बच्चा आता है जिसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। यही है कॉन्सेप्ट सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल का। अगर सरकारी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर कर दो आप, तो क्या प्राइवेट स्कूल में कुछ पेरेंट्स तो वो हैं जो बच्चे को भेजते हैं प्राइवेट स्कूल में जेब काट के, उधार मांग के, ओवर टाइम काम करके, उनको राहत मिलेगी। जब मैंने बात कर रहा हूँ स्मार्ट मीटर्स की, स्मार्ट मीटर्स मेरे हिसाब से एक किस्म का स्कैम है। क्योंकि 6-7 साल पहले, 8 साल पहले आप डिजिटल मीटर्स लगाते हैं, वो भी आपके ऑथराइज अप्रूव्ड ही थे, फिर उनको हटा दिया जाता है। उनके सडन जब शिफ्ट होता है, हटाकर अगर आपने स्मार्ट मीटर लाए होते, आप कहते टेक्नोलॉजिकली बेटर है, वायबिलिटी है, लॉन्गेविटी है, मैं समझता। लेकिन जब ये आता है तो पूरे के पूरे शहर का, पूरी यूनियन टेरिटरी का बिल जो है वो 3-3 गुना कैसे,
आप 3-3 गुना बढ़ना शुरू हो गया। मतलब आप खुद सोचें ना कुल साहब, अगर आज मेरा बिल आता है 2000 रुपये, मेरे को पता है ठीक है मैं 2000 की बिजली कंज्यूम करता हूँ, अगले महीने मैं वही बिजली की कंज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मीटर चेंज हुआ तो 6000 हो गया। कुछ तो कहीं ना कहीं इशू तो आया ना, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आदित्य जी अभी ना आप चाय भी लीजिए, क्योंकि हम बात के साथ साथ चाय भी। आदित्य जी आपके जो एजेंडाज है ना, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस समय ना आज पब्लिक के लिए ना एक मतलब आप कह लें कि सबसे बड़ी दुविधा और एक चिंता का विषय बना हुआ है। आपने थोड़ा सा छेड़ दिया डिजिटल मीटर्स को, पानी के भी मीटर, स्मार्ट मीटर और प्रॉपर्टी टैक्स, ये आपने 3 मेजर इशू लिखे हैं। और मुझे लगता है कि इस एजेंडे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसलिए इस टाइम यही है जो इस समय लोगों को दिक्कत बनी है कि ये पैसा हम कहाँ से दें। पानी के भी मीटर लग जाना, आपकी बिजली का इतना बिल, आप ही की कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं कुछ दिन पहले एक 55,000 का बिल, आपने न्यूज़ देखी थी, इसका मतलब वो 55,000 का बिल उस गरीब बच्चे के घर पे आता है जो अपने घर का गुजारा ना एक ब्यूटी पार्लर से कर रही है, 2 बहनें हैं। तो हमारी न्यूज़ के बाद ये होता है कि वो 55,000 का बिल उनका 20,000 कर देते हैं। अभी भी वो कह रहे हैं कि 20,000 बिल आ ही नहीं सकता। अब वो कह रहे हैं कि आपके कनेक्शन में किसी और की तार जुड़ गई है जिस वजह से ये हुआ है। अब ये लोग तो मीडिया के सामने आ गए, लेकिन एन नंबर ऑफ पीपल आज लोग मीडिया के सामने नहीं आ सकते, आप तक नहीं पहुंचते, और वो कितना कितना बिल देते होंगे जिनकी बिजली कट जाती होगी। अगर आप एमएलए चुन के आते हैं तो क्या ये प्रॉपर्टी टैक्स और पानी के मीटर और स्मार्ट मीटर को जम्मू कश्मीर असेंबली के बीच में उठाएंगे? मैं एमएलए चुनकर आता हूँ, द फर्स्ट मोशन, क्योंकि जो स्मार्ट मीटर्स हैं इसके लिए मोशन असेंबली में होगा। प्रॉपर्टी टैक्स के लिए ऑलरेडी रेजोल्यूशन है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। हाउ कैन अ गवर्नमेंट ओवरराइड, आई मीन लेजिस्लेचर का डिसीजन है, आप उसको विदाउट डिस्कशन ही ओवरराइड करके वो प्रॉपर्टी टैक्स लागू करो, वो भी असेंबली में जाएगा। वाटर मीटर्स भी जाए, क्योंकि वाटर मीटर भी आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब आपको पानी के भी पैसे देने हैं, बस सरकार आपको कह रही है हम आपको फैसिलिटी दे रहे हैं, आप उसको पैसे दो। तो सरकार और प्राइवेट एंटरप्राइज में फ़र्क क्या रहा? मुझे जहाँ तक समझ आती है सरकार का ये आता है, सरकार का एक दायित्व होता है कि वो ऑब्वियसली कुछ पैसा चार्ज करती है, लेकिन गला तो नहीं पकड़ लेती। तो आपने वो सरकार की एसेंसी छोड़ दी है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आशीष जी कि जब एज एन एमएलए आपके पास, आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि आपके पास पावर्स क्या हैं। देखो जब लेजिस्लेचर होता है वो आपकी ऐसी पावर होती है जहाँ पर आप आवाज़ उठा सकते हो। मेजर डिसीजन मेकिंग जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की होती है वहाँ पर आप होते हो। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको इतना पैसा मिलता है सरकार की तरफ से जो आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो कर सकते हो। ये सब पावर्स इंश्राइंड हैं, हमारे पास अवेलेबल होती हैं, हर एमएलए के पास बराबर होती है, वो एक स्पेशल नहीं होता। ये पावर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। स्मार्ट मीटर्स, प्रॉपर्टी टैक्स एंड वाटर मीटर्स, ये तीनों ही एज एज जम्मू ईस्ट इज कंसर्न मैं तो नहीं लगाऊंगा, चाहे वो एमएलए चुन के दें या नहीं लेकर फिर भी छोड़ डाऊंगा। अच्छा आदित्य जी, जीत भी गया तो उसके लिए मुसीबत ये हो जाएगी कि उसको एनफोर्स करूंगा कि पहले ओथ लेते ही वहीं पर बोलेगा कि स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर मीटर नहीं लो। आदित्य जी आपके एजेंडा के ऊपर आएंगे, लेकिन एक बीच में सवाल है, क्योंकि जितने भी दर्शक देख रहे हैं मैक्सिमम जानते हैं कि आप एक वकालत से जुड़े हुए एक वकील हैं आप। वैसे अगर हम वकीलों की बात करें तो हमारे नेशन वाइड भी देखें तो बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े पॉलिटिशियन रहे हैं, अरुण जेटली साहब, श्री रविशंकर साहब, तो कई सारे लोग। आपने भी पॉलिटिक्स का दामन थामने लगे इस इलेक्शन से, तो एक एडवोकेट से एक पॉलिटिशियन बनने का कहाँ सोचा कि मतलब एक लोगों की सेवा की जाए एक लीडर बन के? देखिए ऐसा है कि मैं भी पिछले इलेक्शन तक देखता था कि वोट डालता था, अकाउंटेबिलिटी कभी सेट नहीं हो रही थी। कभी भी वोट, हर एक आदमी इलेक्शन में वोट डालना या प्रोमिसेस या रैलीज में सुनना या अदरवाइज आपने किसी सियासी लीडर को देखना, वो कभी भी मेरे को लगता था कि जो हमारा ड्यू है हमें नहीं मिलता। 2 अलग अलग तरीके हैं आशीष जी देखने के। काफ़ी लोग आपके डिसएग्री भी करेंगे मेरे ओपिनियन से, एंड आई एम क्वाइट ओपन टू इट बिकॉज मे बी मैं गलत हूँ, बट मेरा ओपिनियन इस मामले में। देखिए मेरे को इतनी बात समझ आई है 2 साल में, जिस पॉलिटिकल पार्टी से मैं एफिलिएट हूँ उस वजह से मैंने कश्मीर में भी काफ़ी घूमा और मैंने देखा है पॉलिटिकल वर्किंग कैसे होती है। और मैं सिंस वकील हूँ, हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स भी देखते हैं डे टू डे बेस पे। बहुत बढ़िया। मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि जब सरकार एक पर्टिकुलर कॉर्पस देती है, सपोज 100 रुपया देती है, तो 50 रुपया कश्मीर के लिए जाता था, 50 रुपया जम्मू के लिए आता था, राइट। हम हमेशा कोसते रहे हैं कश्मीर की लीडरशिप हमारा हिस्सा खा, बट कभी हमने ये नहीं सोचा
कि क्या हमारे नुमाइंदे कभी जाकर वो अपना हिस्सा मांग पाए? आपको एक कॉर्पस आता है, सरकार तो बराबर बांटती थी कि ये जाएगा आज कश्मीर प्रोविंस, ये क्या जम्मू प्रोविंस। अगर आपको 40, चलो लेट्स टेक इट कि आपको 40% दिया आता था 100 में से, भारत सरकार आपको 100 रुपये भेजती थी, 60 रुपये कश्मीर में यूटिलाइज होता था, 40 जम्मू का होता था। पर जम्मू का वो 40 का वो हिस्सा क्या नुमाइंदे जाकर लेकर आए कभी हमारे तक? आपने कभी बात की कि हमें हर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें कम्युनिटी सेंटर्स बना कर दो? आपने कभी बोला कि आपने कभी कहीं सुना कि किसी डीडीसी ने यहाँ पे क्या सैनिटरी पैड डिस्पेंसिंग मशीन्स लगाई हैं? किसी एमएलए ने पिछले लगाई हैं सैनिटरी पैड डिस्पेंसिंग मशीन स्कूल्स एंड कॉलेजेस में? कभी आपने सुना कि किसी एमएलए ने कंट्रीब्यूट किया है जम्मू में कि लाइब्रेरी को बड़ा करते हैं, स्कूल को बड़ा करते हैं, स्कूल की ग्रोथ करते हैं? दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स। कश्मीर में क्या है, वहाँ पर एक अलग किस्म का, वहाँ पर वो डिज़ायर टू गेट थिंग्स होती है। वो हमारी गलती यहाँ पर ये रही है, मैं उसमें इंक्लूडेड हूँ, हमारी गलती ये रही है कि हमने कभी भी लार्ज अपने इंटरेस्ट को ऊपर नहीं रखा। हम हमेशा देखते रहे कि हम दूसरी पार्टी को हरा देते हैं। हम दूसरी पार्टी को हराने के चक्कर में ऐसी पार्टी को वोट करते हैं जो हमें वादा कुछ नहीं मिल देती, पर एक डर जरूर देती। मैं दोनों पार्टीज की बात कर रहा हूँ। देखो, मैं पिछले 20 साल की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूँ। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के 20 साल में दोनों नेशनल पार्टीज ने रूल किया है एज एन एमएलए, और दोनों ही पार्टीज के मिनिस्टर्स भी रहे। बट जब आप कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज गिनते हो 11 कॉन्स्टिट्यूंसीज को जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, सबसे पीछे वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों आता है? क्योंकि आपको जो चीज चाहिए, हमने उसके लिए वोट ही नहीं मांगा। तो अगली बार जब नेता आता आपके पास वोट मांगने, आप उस नेता को सवाल ही नहीं पूछ पाते, अकाउंटेबिलिटी जीरो हो गई। तो एज अ वोटर हम लोगों को जम्मू को आवाज उठानी पड़ेगी, जब हमारा हक है हमें दो। वो मांगना हमारा डेमोक्रेटिक तरीके से मांगना, वो है थ्रू लीडर और थ्रू एमएलए। हम देखो, जम्मू कभी भी सड़कों पे ऐसे नहीं उतरा कि नहीं जी हमें चाहिए, हम पत्थर मारेंगे। जम्मू सड़कों पे तब उतरा जब जम्मू के साथ बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी, एजिटेशंस रही हैं। एम्स की रिसेंटली हुई है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हुई, स्मार्ट मीटर्स की हुई। एम्स की एजिटेशन बार रूम से शुरू हुई थी, कोर्ट के सलाथिया साहब थे। देन सब्सिक्वेंटली उसके अंदर उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने वो भी कंट्रीब्यूट किया उन्होंने। ऐसे करता करता एक जुड़ा तो जम्मू जुड़ा। अगर आपको याद हो 80s में दरबार मूव की एजिटेशन हुई थी, वो भी कोर्ट से ही शुरू हुई थी, डीके खजूरिया साहब ने लीड की थी। तो ऐसी एजिटेशंस लोग करते हैं। जब एक कॉमन कॉज के लिए हम करते हैं, ऐसे कॉजेज़ के लिए, तो अपनी डे टू डे नीड्स के लिए नहीं लोग इकट्ठे होकर अकाउंटेबिलिटी कर सकते। हमारी दिक्कत वहाँ पर है। उस चीज़ की वजह से मोटिवेट होकर मैंने कहा कि वाई वी हैव टू वोट ओनली अंडर थ्रेट। सवाल पूछते हैं। आप सरकार ने 5 मरले ज़मीन बांटनी शुरू की सबको। मैंने सिर्फ आपको ही बोला कि ये 5 मरले ज़मीन कश्मीरी पंडित्स को क्यों नहीं दे देते, आप लोकल आदमी को दे दो। अगर आप इंडस्ट्री यहाँ सेटअप कर रहे हो, आप इंडस्ट्री बाहर से परमिट कर रहे हो, पहले भी लीज परमिटेड थी 99 ईयर्स, आज भी परमिटेड। आप अगर उनको कहते हो आप इधर आओ, आपको इंसेंटिव देंगे, उस इंसेंटिव में एक सरकार उठ के कहते कि साहब ऐसा है कि 50% या 60% लोग जो होंगे वो लोकल होंगे हमारे, चाहे स्किल लगानी अनस्किल लगानी, हमारा बेरोजगार, हम आपको ज़मीन देकर मज़े करने के लिए नहीं दे रहे, हमारे आदमी को डालो उसमें। तो दीज आर थिंग्स दैट यू आस्क। वो ग्रोथ ऑफ पॉलिटिक्स हमें ज़रूरत है, उस ग्रोथ ऑफ पॉलिटिक्स के एजेंडे के साथ आए। और ये नहीं है कि इलेक्शन एक छोटा पॉइंट है, ये इलेक्शन ये वाली इलेक्शन है। इट इज़ नॉट अबाउट 24, इट इज़ अबाउट टेकिंग जम्मू फॉरवर्ड इन 29, इवन टू एन एक्सटेंट कि हर एक जगह सोचे कि यार जम्मू से भी बराबर आवाज़ आती है, एंड दे ऑल्सो आस्क फॉर देयर डिज़ायर्स एंड देयर शेयर। आपने अपने एजेंडाज़ की बात की जितनी भी है, अब एक बड़ा एक बेसिक सवाल है जो दर्शक भी चाहते होंगे कि ये पूछा जाए। वो सवाल है कि जिस पार्टी के साथ आप खड़े हैं वो पार्टी है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। अब इस पार्टी की जब हम बात करें तो जम्मू हमेशा एनॉयड रहा है। उनका कहना है कि भाई कश्मीर बेस्ड पार्टीज़ हैं, कश्मीर का सोचते हैं, जम्मू के बारे में सोचा नहीं। तो आप जिस पार्टी के साथ खड़े हैं, आपको चैलेंजिंग लग रहा है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है और तीसरी तरफ आप हैं। चलो पहले तो आपका गुपकार अलायंस था तो कांग्रेस भी साथ थी, लेकिन अब कांग्रेस और एनसी एक साथ है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, और आपकी जो पार्टी है वो प्योरली कश्मीर बेस्ड, उसको नाम जम्मू में दिया गया है। मतलब ये आम लोग कहते हैं, पीपल, आप भी जब जाएंगे तो ये कश्मीर की पार्टी वाले आगे ये कहते हैं। तो कितना चैलेंजिंग आपको लगता है कि इन सारी चीज़ों में एक जम्मू का बेटा आदित्य गुप्ता जब लोगों में निकल रहा है, इतनी बातें सुनने के बावजूद भी उनसे वोट मांग रहा है? ये चैलेंज जब मैंने ज्वाइन किया था ना पार्टी में, तो उस टाइम पे चैलेंज मेरे को इनिशियली बहुत ही ज़्यादा हुआ।
मेरे अपने ही लोगों ने मुझसे पूछा था, जो आपने सवाल पूछा साफ साफ बात है। तो लेकिन मैं एक संकल्प से निकला था कि मुझे बात सिर्फ जम्मू की करनी है। देखो पार्टी की लाइन, पार्टी एक ब्रॉडर एंग पे चलती है, ठीक है। अगर कश्मीर में अगर लीडरशिप पार्टी की काफ़ी है, मेजॉरिटी लीडरशिप, अगर आपको लगता है कि सिर्फ कश्मीर के बारे में बात करती है, उसी लीडरशिप का एक हिस्सा मैं भी हूँ। मैं स्टेट का यूथ वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जम्मू प्रोविंस के ऊपर कम्प्लीटली पार्टी का यूथ का हिस्सा मैं देखता हूँ। हम सिर्फ जम्मू के बारे में बात करें। जब एजेंडा सेट हुआ है, हमारा मैनिफेस्टो, हमारा वाहिद मैनिफेस्टो है जिसमें बराबर चीज़ें दी गई हैं, जम्मू एज वेल एज कश्मीर। 3 टेक्निकल कॉलेजेस जम्मू प्रोविंस में दी गई, एक रजौरी पुंछ की पीर पंजाल इलाके में, एक जम्मू में और एक चिनाब वैली में। 60,000 डेली वेजेस को अगर हमने रेगुलाइज करना है, वो भी उसी में ही आया। वुमेन बटालियंस अगर हम सेटअप करेंगे, वो हर डिस्ट्रिक्ट में की जाएंगी बराबर में। जब टूरिज्म है, देखो कश्मीर का टूरिज्म बहुत ही वाइब्रेंट है। G20 कश्मीर में हुआ, मैंने और PDP ने मिलकर यहाँ से आवाज़ उठाई कि आप G20 जम्मू में कराइए, बिकॉज जब कश्मीर का टूरिज्म ऑलरेडी बूमिंग है, तो जो दिखाना था वो ऐसा दिखाया नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मैं आपकी बात उठा रहा हूँ तो, और वो पार्टी उठा रही है जिस पार्टी को आप नहीं पसंद करते, आपको एक लगता है कि कश्मीर सेंट्रिक है, आपको लगता है ये सिर्फ कश्मीर की बात करती है, हमारे साथ नहीं करते, वो पार्टी आपके बारे में बात कर रही है। अब आप उसको कंपेयर करो उन 2 पार्टीज को, जो जिनको आप वोट करते, जिनको आप कहते ये ठीक हैं, वो तो चुप थे। वो गए ना डल पे नाचने, वो नाचे ना उस पर लाल चौक पर, पोलो व्यू पे उन्होंने फोटो खिंचाई नहीं खिंचाई, गुलमर्ग पे आ जाकर इंटरव्यू देते हैं, अनंतनाग में देते हैं। यहाँ पर कभी आपने सुना सुनीसर के आसपास नाचे हैं? सुनीसर लेक के आसपास कभी आपने सुना मानसर में जाकर नाचे हैं? घराना वेटलैंड्स की बात की। PDP ने लिखा है कि जम्मू से लेकर कटरा तक हम एक रिलीजियस कॉरिडोर बनाएंगे। जो महाकाल टेम्पल है जैसे MP में, वो महाकाल टेम्पल के लिए आप इंदौर जाते हैं और इंदौर से फिर आप आगे जाते हैं, वो भी 1.25 घंटे की ड्राइव है। यहाँ से भी कटरा 1.25 घंटे की ड्राइव है। सेम पे मैंने रिसर्च की उसके ऊपर, मैंने पोर्ट्रे किया अपनी पार्टी के आगे कि ये प्रोजेक्ट है, एक्सेप्ट किया उन्होंने कि हाँ ये वाइबल भी है, कर भी सकते हैं। इससे क्या होगा कि जम्मू की इकॉनमी हम ग्रो कर पाएंगे, कटरा के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, लोग यहाँ रुकेंगे। रघुनाथ मंदिर के आसपास पंचबख्तर मंदिर, पीर खो है, ऊपर मुबारक मंडी है। जब डोगरा हेरिटेज सेंटर क्रिएट करना, आपने अमृतसर देखा होगा गोल्डन टेम्पल के आसपास, वो आप देखते हो वहाँ पे एक सिमिलैरिटी में पैटर्न चलता है। वो पैटर्न किसने इन्वेस्ट किया? लोगों ने नहीं इन्वेस्ट किया, सरकार ने इन्वेस्ट। सर्किट बनाना, हर पुराने शहर के अंदर आपको सर्किट बनाना चाहिए। आप दिल्ली के पुराने शहर में देखने जाते हो, चलो जी वो उन गलियों में घूमेंगे, चाहे वो तंग क्यों ना, पर खूबसूरत। हमारे पास सब है, हमारे पास भी सब कुछ है इतने सालों का, लेकिन हम देखते ही नहीं उससे। हमारा इंटरेस्ट है उसको कैसे बाहर रखो, धर्म के ऊपर बात कर लो। देखो मैं कहता हूँ धर्म आपकी अपनी चॉइस है, आप वो करें, लेकिन यहाँ वह वोट, धर्म और पॉलिटिक्स में ही तो डिफरेंस है। पॉलिटिक्स में आपने पूछना है कि साहब लाए क्या हो हमारे लिए, सड़क हमारी बेटर कैसे क्यों नहीं हुई, स्कूल हमारा बेटर क्यों नहीं हुआ, हमें बिजली सस्ती क्यों नहीं आ रही, वो अलग चीज़ है। आपकी पार्टी में भी ना कुछ लोग थे जिनको लगा कि भाई हम जम्मू की बात नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा हमें घुटन हो रही है तो हम पार्टी छोड़ के चले गए। कुछ लीडर थे आपकी पार्टी में तो वो चले गए। कल को अगर आप भी MLA बन के आते हैं, फिर आप जम्मू की बात करते हैं, आपकी पार्टी की लीडरशिप कहती है जी नहीं आप जम्मू की बात नहीं करोगे, आपको भी वैसी घुटन लगती है, तो क्या ऐसा समय फिर से आ जाएगा? क्योंकि जम्मू के लोगों को तो आपकी पार्टी में बात करने नहीं दी जाती, तभी कुछ लोग छोड़ के चले गए। बहुत चीज़ें हुई हैं, बट मेरे को, मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कोई पिक करके भी मुझे कोई स्पॉट दिखा दे। मेरे को मेरी पार्टी में इतनी आज़ादी मिली है बोलने की और सब काम करने की। जब इंडिया अलायंस सेटअप हुआ तो उसकी रिसर्च कमेटी बनी, मीडिया टीम्स बनी, मैं अकेला था नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP और कांग्रेस में से, जम्मू डिवीज़न में से। कांग्रेस ने भी नुमाइंदा जम्मू से नहीं पिक किया था, मेरी पार्टी ने मुझे पिक किया था। वाइस प्रेसिडेंट यूथ जो है मेरी पार्टी ने मुझे पिक करके बनाया। ये असेंबली सेगमेंट में उनको बुला, बैंगलोर में कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, दे वांटेड अ पर्सन फ्रॉम जम्मू टू गो एंड रिप्रेजेंट, हमारा एस्पेक्ट बताया जाए। वहाँ पर जाकर जब मैं बोला हूँ तो वहाँ पर मैंने जम्मू की बात किया, बिकॉज मैं हमेशा ये बोलता रहा हूँ कि यार इसको भी तो वो स्पेस चाहिए। जब स्टेट का नाम आप पूरा बोलते जम्मू कश्मीर, डिस्कशन में, पॉलिटिक्स में, डिसीजन मेकिंग में आप कश्मीर को सेंटर में रखते हो, ये ओवरऑल नैरेटिव है ना, वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक हम अपनी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचाएंगे। दैट वी हैव अ स्ट्रॉन्गर वॉइस, वी ऑल्सो हैव एस्पिरेशंस। हमारे मिलिटेंसी नहीं हुई होगी, अब बेशक आई है लेकिन उस वक्त नहीं हुई होगी, हमें उतना नुकसान नहीं हुआ होगा, लेकिन हम कॉमन है ना।
हम तो महाराजा ने बराबर जोड़ दिए थे ना दो, जब बराबर जोड़े तो हमें क्यों आपने करना? वी शुड नॉट बी यूज एज ए पॉलिटिकल टूल। हमारी भी उतनी ही फोर्स होनी चाहिए आवाज़ में जितनी कश्मीर में है, या जितने अगर आप पंजाब में देखते हो, पंजाब को फोर्स को मानते हो, आप गुजरात में मांगते हो, मराठास इकट्ठे मिलके अगर शोर उठा सकते हैं कि हमें रिजर्वेशन चाहिए, डोगरे उठ के क्यों नहीं मचाते? मैंने श्राइन बोर्ड के लिए एलजी साहब को चिट्ठी लिखी है। आपके जो एडवाइजरी बोर्ड है उस एडवाइजरी में यू शुड कीप 2 लोकल डोगरास, उसमें हिंदू, बिकॉज श्राइन बोर्ड है तो हिंदू होना चाहिए, 2 लोकल डोगरा हिंदूज। आप वहाँ से आप तमिलनाडु का साधु रखोगे या आंध्रा का साधु रखोगे, वो कभी नहीं कंसंट्रेट करेगा। जम्मू के लोकल आदमी को पता है, डोगरे को पता है कि यार कटरा एक सेंटर है, इसके आसपास मैं अपने रियासत के अपने लोगों को व्यापार भी करवा सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ। बात ही नहीं करनी किसी ने। तो बात कर रहा हूँ, आज़ादी पूरी है, मुझे कंप्लीट फ्रीडम है, एंड आई एम टेलिंग यू विद फुल अथॉरिटी। देखो मैंने मैनिफेस्टो सेट किया है ना, मैंने इसके अंदर लिखा है ना कि ओनरशिप दूंगा इवैक्यू और कस्टोडियन प्रॉपर्टी को। लोग रहते हैं सवा मल्ले जगह में 8 फैमिलीज रह रही हैं, ऊपर ऐसे खड़ा करके प्लस्तर कराना होता है, इंस्पेक्टर के दफ्तर के चक्कर लगाते रहे। क्यों? पाकिस्तान से लोग लाने 70 साल बाद आपने वापस दो ना उनको ओनरशिप। नारायणनगर आपने एक गो में रेगुलराइज नहीं किया था, आपको दिखा, लोग दिक्कत में बैठे थे, तो करो, एक्शन ले। यही तो काम होता है सरकार का। सरकार को पॉलिटिक्स से हट के काम करना चाहिए, हर आदमी का काम करना चाहिए, वो ये करते नहीं। चलिए जी आदित्य जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन अभी आपका जो वोटिंग है वो 3rd फेज में है, तो हम आदित्य जी से और भी बातें करेंगे। आज हमने कोर इश्यूज रखे थे, इनके एजेंडा और इनकी कुछ पार्टी लाइंस के बारे में बात किया। फर्दर इनके आगे क्या क्या चीज़ें इन्होंने सोची है जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के बारे में, हम आदित्य जी से आपको मिलवाएंगे। आपने अपना समय दिया इसके लिए धन्यवाद। आदित्य गुप्ता जी, जो कि एक जाने माने एडवोकेट हैं, अब एज ए पॉलिटिकल कैरियर अपना शुरू तो कर चुके हैं पीडीपी के साथ, लेकिन अब एज ए एमएलए यहाँ पर जो है एज ए कैंडिडेट खड़े हुए हैं। आप लोग जम्मू ईस्ट के बारे में कुछ राय रखना चाहें तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं एडवोकेट साहब से कहूँगा कि वो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में लोगों की राय देख सकते हैं कि उनको क्या क्या सजेशंस इनको देंगे। धन्यवाद जी, आप सभी को मेरी तरफ से राम राम।